सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने जा रहे हैं यार कुछ बेसिक सेट ऑफ क्वेश्चंस फंक्शंस एंड पॉइंटर्स पे। इस वीडियो के बाद में यार क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स फंक्शन और पॉइंटर्स को लेकर के एकदम परफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आने वाले फेजेस में डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में अपनी उस नॉलेज को इंप्लीमेंट बड़ी आसानी से कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं जरा हमारे VS कोड पे। ठीक है, ये रहा VS कोड एंड नोटपैड चालू कर लेते हैं यार। ये आ गया नोटपैड में। ठीक है, तो यार अगर मैं बात करूं सबसे पहले क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि यहां पे हम देखें, जूम कर लेते हैं। यप, ये देखो भाई साहब, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है, पहले भी हम लोग कर चुके हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि यार नंबर प्राइम है या नहीं। प्राइम क्या होता है? जो खुद के अलावा बाकियों की टेबल में नहीं आते हैं। ठीक है, अब उसी को हमको देखना है। पहले तो हमने मेन फंक्शन में अपना पूरा लॉजिक डिफाइन किया था, ठीक है, लेकिन इस बार हमें एक एक्स्ट्रा फंक्शन डिफाइन करना है जिसका नाम होगा इज प्राइम, और उसको हम क्या लेंगे? बोल लेंगे, बोल डेटा टाइप कर लेंगे। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है जो हमने डिफाइन किया है वो क्या करेगा? ये क्या हो गया यार, इसमें एक वैसे गलती हो गई, एक मिनट, इसको यहाँ पे एरर आ गया, तो ये रहा। ठीक है, अब ये क्या देगा हमें अंत में? ट्रू या फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल्ड डेटा टाइप है। अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो वही सेम लॉजिक है जो हमने पिछली बार लगाया था। हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो n है, जो यूजर ने एंटर दिया है, यूजर ने कहा एंटर दिया है, यहाँ पे दिया है, उसके बाद में वो जो n है उसको हमने इस कंडीशन में लगा, इट इज शॉर्टर इक्वल्स टू 1। अगर ये ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स कर दो। क्यों? क्योंकि हमको 1 और 0 नहीं चाहिए, वो बाय डिफॉल्ट प्राइम होते हैं, वो खुद के अलावा किसी के टेबल में कैसे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिटर्न फॉल्स कर दो। अच्छा हाँ, तुम्हारे दिमाग में भी डाउट होगा कि यार एक पर्टिकुलर फंक्शन में क्या हम लोग मल्टीपल बार रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे भी हमने रिटर्न लिख रखा है, फिर यहाँ पे भी लिख रखा है, फिर ये यहाँ पर भी लिख रखा है। ठीक है, तो इट इज पॉसिबल, आप मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट एक ही फंक्शन में बार बार लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न फॉल्स हुआ, उसके बाद में फिर मैंने फॉर लूप लगाया, चेक किया भाई साहब 2 से डिविजिबल है या नहीं। वो अगर होगा तो रिटर्न फॉल्स कर दो, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, सब्सिक्वेंटली अगले नंबर से अगर वो डिविजिबल हुआ तो हमें रिटर्न फॉल्स मिल जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं हुई तो बाय डिफॉल्ट हमें ट्रू रिटर्न करवा दो। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट से क्या होता है? जब भी हमने फंक्शन की कॉलिंग करी, जैसे यहां पे हमने फंक्शन की कॉलिंग करी, यहां पे लिखा ना मैंने इज प्राइम और n, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये n एक्सपेक्ट कर रहा है इंटीजर n, उसमें वो क्या बताएगा कि भाई साहब ये ट्रू है या फॉल्स है। जो भी नंबर हम इस फंक्शन में भेजेंगे वो उसे वो बताना पड़ेगा कि वो प्राइम है या नहीं, मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है, आई बात समझ में? आसान है क्वेश्चन, एग्जांपल्स देख लेते हैं फटाफट रन करा करके। ठीक है, आ जाओ भाई साहब, जल्दी से रन हो जाओ यार, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे रन नहीं हो रहा है यार, ये क्या बात है? हाँ आ गया, देखो। ठीक है, सबसे पहले 24 डाल के देख लो। ठीक है, इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक बार और रन करा लो। ठीक है, फिर देख लो, 5 डाल के देख लो। आई बात समझ में? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे, चलो, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यार, मैंने इस वीडियो में ना क्या किया है, मैंने बेसिकली 5 ही क्वेश्चन लिए, 5 से 6 ही क्वेश्चन लिए हैं फंक्शंस और पॉइंटर्स में, दोनों में वो चीजें कॉमन है। वो मैंने इसलिए किया यार क्योंकि तुम्हें ये देख करके समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, तुमको बहुत आसानी होगी ये चीज समझने में कि यार किसी चीज को अगर हमें फंक्शन में लिखना है तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, और उसी सेम चीज को अगर हमें पॉइंटर्स के थ्रू लिखना हो तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, क्या माइनर चेंजेस होते हैं, हमें किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है पॉइंटर्स और फंक्शंस को यूज करते हुए। ठीक है, तो इसलिए अभी हमारा क्वेश्चन 1 हुआ, अब ये क्वेश्चन 2 है। सब्सिक्वेंट में यही जो सेम क्वेश्चन है ये हो सकता है आपको वापस रिपीट होता मिले, लेकिन उसमें क्या इंप्लीमेंटेड होगा? फंक्शंस के साथ में पॉइंटर्स भी इंप्लीमेंटेड होगा, ताकि तुम्हें पॉइंटर्स की भी गणित आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो इस फंक्शन की बात करते हैं यार भाई साहब। इस फंक्शन में मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भाई साहब कोई भी हम नंबर लेंगे तो उसका एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी तक जा सकती है। जैसे 3 to the power 2 हो गया, 3 to the power 3 हो गया, तो कुछ भी बेस एंड एक्सपोनेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया बॉस, यहाँ पे सबसे पहले मेन फंक्शन में सब कुछ यूजर से इनपुट ले लिया। ठीक है, उसके बाद में भाई साहब ये इंट पावर नाम का मैंने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। इंट पावर में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे यार? सबसे पहले तो बेस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और एक एक्सपोनेंट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। दोनों के जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं भाई साहब, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे इंट रिजल्ट 1। ठीक है, मतलब रिजल्ट की वैल्यू 1 है। अगेन बॉस डिकोड करना सीखो, डिकोड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिजल्ट इक्वल्स टू 1 मतलब रिजल्ट की वैल्यू यहाँ पे 1 इनिशियलाइज है। उसके बाद में फॉर हमने लगाया, ठीक है, कि जब तक i की वैल्यू 0 है, i की वैल्यू जब तक 0 है और उसके अलावा i जब तक एक्सपोनेंट जो है हमारा उससे छोटा है, तब तक क्या करो? रिजल्ट टू बेस। ये पता है सभी को? ठीक है, इसका मतलब क्या? रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस और उसके बाद फिर इनिशियलाइजेशन। सबसे पहले जो रिजल्ट है उसमें बेस मल्टीप्लाई होगा, देन रिजल्ट में ही वो इनिशियलाइज हो जाएगा। मतलब जो फाइनल वैल्यू हमारी आ रही होगी दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगी। ठीक है,
आई बात समझ में? ऐसा करने के बाद में जैसे ही यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स होगी, ये सबसे पहले इस लूप से बाहर आएगा एग्जीक्यूशन का फ्लो, हमें रिजल्ट ये रिटर्न कर रहा होगा। ठीक है, देख ले इसे रन करा के। चलो आ जाओ भाई साहब, आ भी जाओ। क्या हुआ यार, आज इतना लेट रन क्यों हो रहा है? कुछ प्रॉब्लम आ रही है शायद। हाँ चलो ठीक है, डाल के देख लेते बॉस। सबसे पहले तो बेस डाल देते 3 और उसके अलावा फिर 3 ही मैं एक्सपोनेंट दे देता हूँ। तो क्या आंसर आएगा? 3 raised to the power 3 is 27। भाई साहब ये आ गया आपका 27। आई बात समझ में? यहाँ फंक्शन का को डिफाइन मैंने कैसे किया, यहाँ लॉजिक मैंने कैसे लगाया, रिजल्ट को मैंने 1 ही क्यों लिया, है ना? ये सब कुछ चीजें समझ में आना बेहद जरूरी है। ठीक है, आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है, हमें निकालना भाई साहब जीसीडी। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। ठीक है, सेम चीज है, यहाँ से यूजर से हमने इनपुट ले लिया एक्स और वाई, 2 नंबर हमने इनपुट ले लिए, 2 नंबर का हमको जीसीडी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे यार? वी हैव टू मेक श्योर कि भाई साहब सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर्स को जो यूजर ने इसे दिए हैं उन दोनों को डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नंबर कौन सा हो। तो उसको मैंने कुछ इस कदर लिखा है। सबसे पहले तो जीसीडी नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया, 2 नंबर लिए ए और बी, ठीक है, पैरामीटर्स में। फिर वाइल लूप चला दिया। वाइल लूप में कंडीशन क्या डाली? बी शुड नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब तक b 0 के इक्वल टू नहीं हो जाता तब तक क्या करो भाई साहब, जो टेम्प नाम का वेरिएबल है, टेम्प नाम के वेरिएबल में आप b को स्टोर करा दो। ठीक है, उसके बाद में b को ही आप a मॉड्यूलो b कर दो। ठीक है, a मॉड्यूलो b करने से क्या होगा कि भाई साहब सबसे पहले जो भी नंबर आपने दिया है, जैसे आपने हो सकता है 40 या 35 दिया, तो ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे। ठीक है, ये डिवाइड होते होते क्या होगा, सबसे पहले b में एक लूप में जब तक b 0 नहीं हो रहा, यहाँ पे है ना ये b जब तक 0 नहीं हो रहा तब तक क्या होगा, ये वाला लूप आपका रन होता रहेगा। उसमें ये चीजें बार बार आपकी एट्रिशन में परफॉर्म होती रहेगी। उससे क्या होगा, जैसे कि अब तुम इधर डिवाइड करो, 40 डिवाइडेड बाय 35 करो, क्या आएगा, 1 जा 35 आ जाएगा। ठीक है, 5 आपके पास में। अब मॉड्यूलो क्या करता है बॉस? मॉड्यूलो करता है, मॉड्यूलो आपको रिमाइंडर ला करके दे देता है। यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 5 आ गया। अब अगेन इसे डिवाइड होगा सेम नेक्स्ट इटरेशन में, तो क्या होगा, ठीक है। अब भाई साहब यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, वही इसको नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट लगाओगे तुम और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये 0 आएगा ना, वैसे ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब जो आखिरी वाली वैल्यू है उसमें क्या आ जाएगा, आपका 5 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, सेम एग्जांपल का यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना? आ जाएगा। सबसे पहले 35 लेते हैं, उसके बाद में 40 लेते हैं। देख आ गया जीसीडी 5। ठीक है, बैठो यार बॉस, प्रॉपर्ली डिकोड करो। डिकोड करना बहुत जरूरी है। डिकोड करने से ही समझ में आएगा कि आगे जाके हमको एनकोड क्या करना है। ठीक है, इसलिए डिकोड करना जरूरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई साहब, हमें कुछ नहीं करना है इस बार, एलसीएम फाइंड करना। तो एलसीएम फाइंड करना तो बहुत आसान है। एलसीएम का बेसिक फॉर्मूला होता है, आप दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद उनके जो जीसीडी है उससे डिवाइड कर दो, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो उसमें क्या करना है, जीसीडी वाला फंक्शन तो सेम रखना है। ठीक है, अब ये देखो, मैंने एक एलसीएम वाले फंक्शन में जीसीडी वाले नाम के फंक्शन को भी कॉल करा दिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन के अंदर, एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी बड़ी आसानी से कॉल करा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एलसीएम में मैंने जीसीडी करा दिया, तो जीसीडी के अलावा मैं बहुत सारे और फंक्शन को भी एलसीएम में कॉल करा सकता हूँ। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यार सिर्फ एक फंक्शन में आप सिर्फ उसी को कॉल कर सकते हो, नहीं, आप रिकर्जन का यूज करके सेम फंक्शन को उसी के अंदर दोबारा भी कॉल करा सकते हो। वो रिकर्जन होता है, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे होंगे। रिकर्जन की गणित बहुत लंबी है ना, इंटरव्यू को बहुत पसंद आता है रिकर्जन, उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो कि हम बेसिक सीख रहे हैं, तो ये समझना जरूरी है कि भाई साहब एलसीएम हमारा अभी कैसे आएगा। एलसीएम ऐसे आएगा। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ गई, इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझाने की चीज नहीं। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये आ गया अपना क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 में हमें क्या करना है भाई साहब, आर्मस्ट्रांग नंबर है, यानी आर्मस्ट्रांग पे क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। आर्मस्ट्रांग क्या होता है, जो भी नंबर है, जैसे 153 है तो 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये इक्वल टू अगर 153 आता है तो ये नंबर आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, आई बात समझ में? चलो उसका हम लोग लॉजिक देख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक आर्मस्ट्रांग नाम का बोल टाइप का फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। उसे हमने डिफाइन कर लिया। ये लॉजिक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, उसकी नीड मैंने आपको प्रॉपर्ली समझाई थी, तो उसको मैं बार बार वापस एक्सप्लेन नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे हमने एक नई चीज करी है, आपको याद होगा हमने सी मैथ लाइब्रेरी का यूज किया था। सी मैथ नाम की एक हेडर फाइल थी, उसका हमने यूज किया था किसको इंप्लीमेंट करने के लिए, पावर फंक्शन को। पावर एक इनबिल्ट फंक्शन होता है जो कि हमें पावर निकाल करके दे देता है। अब भाई साहब इसमें मैंने क्या किया, मैंने पावर फंक्शन को खुद ही डिफाइन किया है। ठीक है, खुद कैसे डिफाइन किया है, जैसे पिछले मैंने क्वेश्चन में आपको बताया कि भाई साहब एक पावर नाम का फंक्शन बनाया, बेस लिया, एक्सपोनेंट लिया, ठीक है, सेम लॉजिक लगाया। उससे क्या होगा, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो आपको बेस और एक्सपोनेंट इसे देने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको पावर जनरेट करके दे देगा। अब पावर फंक्शन को मेरे को कब कॉल कराना है, पावर फंक्शन को मेरे को तब कॉल कराना है जब मुझे चेक करना हो कि भाई साहब ये आर्मस्ट्रांग है या नहीं। तो उसको मैंने कहा कॉल करा, ये देखो ये करा है।
पावर फंक्शन को कॉल, ठीक है। कैसे कराया भाई साहब, उसको डिजिट एक देनी पड़ेगी, एक नम डिजिट देनी पड़ेगी, ठीक है। वो कहां पे ली भाई साहब अपन ने, वो यहां पे लिया हमने, ठीक है, ये रही। अब यहां से हमने जो नंबर लिया है यूजर से, उसको हमको यहां भेजना पड़ेगा, यहां पे आएगा, इस लॉजिक में जाएगा। सेम ये हम लोग चीज देख चुके हैं, हम लोग क्यों करते हैं, ठीक है। ऐसे करते 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 फिर यहाँ पे पावर फंक्शन कॉल होगा, पावर फंक्शन कॉल होगा मतलब ये फ्लो यहाँ चले जाएगा। जैसे पावर फंक्शन कॉल हुआ, रिजल्ट जैसे ही वो रिटर्न करेगा तो रिजल्ट जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट के सब्स्टिट्यूट होने के बाद में अंत में जो ये रिटर्न कर रहा होगा वो ये चेक करेगा भाई साहब जो सम है वो क्या ओरिजिनल नंबर जो हमने दिया था उसके इक्वल है या नहीं, उसके इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो ये स्टेटमेंट कॉल हो जाएगा, और अगर ट्रू स्टेटमेंट आया तो ये वाला फंक्शन, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो आपको आउटपुट पे दिख जाएगा, ठीक है। कैसे देख लेते हैं भाई साहब, रन करा लेते हैं, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, नंबर डाल देते हैं हम 153 डाल देते हैं, 153 इज एन आर्मस्ट्रॉन्ग। आई बात समझ में, ठीक है, आसान है। चलो अब भाई साहब ये तो हो गई फंक्शंस, ठीक है, फंक्शंस कपल ऑफ थिंग्स, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीखने लायक है नहीं, आसानी है। लेकिन हाँ, आगे जैसे जैसे डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे तो फंक्शंस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम लोग नहीं सीख रहे होंगे, है ना। उसके अलावा उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, सब कुछ हम लोग सीख रहे होंगे। तो लेकिन अभी के लिए जो बेसिक फंक्शन है वो आपका यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भाई साहब पॉइंटर्स के थोड़े से क्वेश्चन पे, ठीक है। पॉइंटर्स को समझते हैं, पॉइंटर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। हालांकि मैंने अपने वीडियो में पिछले समझा रखा है कि पॉइंटर्स को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, उसकी पूरी थ्योरी की मैंने बात करेंगे, लेकिन थोड़े क्वेश्चन दिमाग लगाते हैं कि एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन है भाई साहब स्वैप टू नंबर्स, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे भाई साहब एक स्वैप नाम का वॉइड क्या होता है, वॉइड मींस नल, ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। वॉइड का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना कि अगर फंक्शन के नाम के सामने इंट लगा है, मतलब वो पर्टिकुलर फंक्शन इंट जीसीडी जैसे, तो वो अंत में रिटर्न कर रहा होगा आपका इंटीजर, ठीक है। लेकिन यहां पे जहां पे वॉइड लगा हुआ है, वॉइड का मतलब है कि ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं कराएगा। आई बात समझ में। तो यहां पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो भाई साहब दो पॉइंटर लिए, दो पॉइंटर वेरिएबल लिए, स्टार ए और स्टार बी, ठीक है। पॉइंटर क्या होते हैं, पॉइंटर आर दोज वेरिएबल्स व्हिच आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ अदर वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत आसानी से, बहुत डिटेल में हमने इसके बारे में बात करी हमारे पॉइंटर्स वाले वीडियो में। जिन लोगों को नहीं पता वो जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद अगर आकर के तुम ये समझोगे तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। दो भाई साहब यहाँ पे पॉइंटर अवेलेबल, मैंने पॉइंटर ए और पॉइंटर बी, यहाँ पे मैंने एड्रेसेस को पास कराया, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ इंट मेन में। हमेशा जो फंक्शन कॉलिंग होगी सबसे पहले वाले फंक्शन की, वो भाई साहब मेन से ही होगी, क्योंकि जो मेन एग्जीक्यूशन है वो तो मेन फंक्शन से ही आपका चालू होता है, ठीक है। स्वैप को हमने यहाँ पे कॉल कराया, एंड एन एंड वाई, एंड क्या होता है आपका एम्परसेंट होता है, तो एम्परसेंट एक्स एंड एम्परसेंट वाई, दोनों के एड्रेसेस लिया आएगा, एड्रेसेस ला करके भाई साहब यहाँ भेज देगा। ये लोग एड्रेसेस को पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार ए टैंप में स्टोर होगा, फिर स्टार ए में स्टार बी, देन स्टार बी में टैंप, ठीक है। उसके बाद में भाई साहब यहाँ पर आकर के स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, रन करा करके देख लेते हैं, आ जाओ, नंबर दे देते दो इसको, ठीक है। 34 दे दो, अरे 334 हो गया, चलो 554 दे दो, ठीक है। आ गया, ए की वैल्यू थी, बी की वैल्यू थी, अब दोनों की वैल्यू रिवर्स हो गई, ठीक है। आई बात समझ में, आसान है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये देखो मैंने बोला था ना सेम क्वेश्चन आपस रिपीट होगा, लेकिन इस बार मैंने क्या किया भाई साहब, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। सेम आपको पावर फंक्शन ही डिफाइन करना है, ठीक है, लेकिन पावर फंक्शन को इस बार तुम्हें पॉइंटर की हेल्प के साथ डिफाइन करना है कि भाई साहब अगर मैं पॉइंटर का यूज करूं तो पॉइंटर को हम लोग कैसे फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो कुछ नहीं यार, सेम तरीका देखो, यहाँ पे एम्परसेंट बेस एक्सपोनेंट एंड रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया, यहाँ पे सब कुछ मैंने बस पावर फंक्शन को कॉल करा करके यहाँ पे इनके एड्रेसेस को पास करा दिया। फिर एक वॉइड पावर नाम का मैंने फंक्शन डिफाइन किया जिसमें स्टार बेस, स्टार एक्सपोनेंट एंड स्टार रिजल्ट है, तो वो एड्रेसेस एक्सपेक्ट करता है। हमने यहाँ पे कॉल करके उसको एड्रेसेस भेज दिए। एड्रेसेस में वो क्या करेगा, स्टार रिजल्ट को सबसे पहले 1 इनिशियलाइज हो जाएगा, उसके बाद सेम लॉजिक में आपको स्टार रिजल्ट मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू स्टार बेस, ठीक है। आई बात समझ में। कुछ नहीं है यार, पॉइंटर कुछ नहीं है। आपके मेमोरी में क्या होता है ना यार, ये बेसिकली आपकी मेमोरी होती है, इसमें आपके जो वेरिएबल्स होते हैं ना वो स्टोर होते हैं बेसिकली, ठीक है। ए की कुछ वैल्यू हो सकती है, बी की कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो आप अगर इन दोनों का सम कराओ तो सम स्टोर होकर के किसी वैल्यू में स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना बेसिकली यार, इन सभी चीजों के कुछ ना कुछ रिजल्ट होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, कुछ भी अभी मैं रैंडम ले रहा हूँ, ठीक है, आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए कि यार बेसिकली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। ऐसा कुछ एड्रेसेस स्टोर होता है। तो जो पॉइंटर है ना, ये रहा पॉइंटर, ठीक है। ये ए नाम का पॉइंटर है, रुक जाओ, ए भी नहीं एक्स कर लेते हैं इसको। ये एक्स नाम का पॉइंटर है, ये वाई नाम का पॉइंटर है, ठीक है। तो जो पॉइंटर है ना, बस ये एड्रेसेस को पॉइंट कर रहे हैं कि भाई साहब ये जो वैल्यू है a = 5 वो कौन से एड्रेस पे स्टोर है। इस केस में ये 101 पे स्टोर है, ठीक है। तो बस वही वो कंपाइलर को बताता है कि भाई साहब तुम जाओ इस पर्टिकुलर 101 एड्रेस पे जाओ, वहां पे जो वैल्यू है उसे उठा लो और इसमें इनिशियलाइज करवा दो। मतलब अब जो रिजल्ट नाम का पॉइंटर होगा, है ना,
रिजल्ट नाम का जो पॉइंटर होगा वो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे आपका पॉइंट कर रहा होगा, यही है ना, ये लिखा है यहाँ पे स्टार रिजल्ट इक्वल्स टू 1। आई बात समझ में? ठीक है, रन करा करके देख लो, सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, आ जाओ रन करा लेते हैं, वही लेते हैं हमारा 3 to the power 3। आ जाओ भाई साहब, आ गया 27 विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स दिस टाइम। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेम जीसीडी, देखो बहुत माइनर से अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी पूरा लॉजिक सेम है, बट दोनों चीजें मैंने सेम इसलिए दी है ताकि तुम शांति से बैठ के जब अपने दिमाग का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि भाई साहब पॉइंटर्स एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, पॉइंटर्स का इंप्लीमेंटेशन क्यों जरूरी है, उससे हम क्या चीजें एक्स्ट्रा कर सकते हैं जो कि हम विदाउट पॉइंटर नहीं कर पाते। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे सेम फंक्शन है, सेम लॉजिक है, बट यहां पे विद पॉइंटर्स चीजें डिफाइंड। ठीक है, आई बात समझ में? तुम रन करा करके देख लो भाई साहब, सेम ही रिजल्ट आएगा, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, 2 नंबर्स डाल दो, तुम 34 डाल दो, 35 डाल दो। ठीक, ये तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग सेम वापस यूज कर लेते हैं 35 एंड 40, 35 एंड 40 आ गया 5। ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम इस बार एलसीएम कुछ नहीं भाई साहब, स्टार रिजल्ट। ठीक है, कोई अंतर नहीं यहाँ पे, स्टार रिजल्ट सेम, वही मैंने यहाँ पे जीसीडी भी कॉल कराया है, जीसीडी कॉल कराना है भाई साहब। पैरामीटर्स का भी ध्यान रखना, कौन से पैरामीटर में आपको क्या पास कराना। अगर यहाँ पे इंट ए है तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि भाई साहब वहां पे इंटीजर ही जाए। अगर तुम इंट ए में कैरेक्टर भेज दोगे या फ्लोट भेज दोगे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, एरर मतलब यहाँ पे तो वार्निंग दे देगा, क्योंकि यहाँ पे वीएस कोड है, वीएस कोड आपका स्मार्ट एडिटर होता है, आपको सारी चीजें पहले ही बता देता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपको अपनी समझदारी से देखना पड़ेगा भाई साहब आपको पैरामीटर क्या लेना है। ठीक है, कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हो तो पैरामीटर अगर लेने हैं तो कौन से लेने, क्या क्या जरूरी है, किन किन का यूज करोगे। ठीक है, तो इंट ए इंट बी, उसके बाद में इंट स्टार रिजल्ट, मतलब यहाँ पे एम्परसेंट में आपको रिजल्ट भेजना पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बॉस, यही आपका है आर्मस्ट्रॉन्ग, बट विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि प्रॉपरली बैठ के इसको डिकोड करो। मैं जस्ट आप सभी को ये रन करके इसलिए बता रहा हूं कि यार आपको समझ में आ जाएगा भाई एरर कुछ भी नहीं है। एक तो कोड में कोड शानदार चलेगा, लेकिन कहां कहां पे पॉइंटर लगे हैं आपको उसको ध्यान में रखना। और पॉइंटर कैसे काम करते हैं मैंने आपको बता दिया, एड्रेस पे वो पॉइंट करेगा, कौन से एड्रेस पे, जो भी वेरिएबल की वैल्यू से आपको काम करना है। ठीक है, और कुछ नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये सारे चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या लॉजिक है, सब कुछ सेम है, कोई अंतर नहीं, बस यहाँ पे पॉइंटर्स का इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो बॉस यहाँ पे खत्म होता है यार आपका क्या, फेज 1 विच इज C++ बेसिक्स। फेज 1 में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट्स और बचे हैं यार, एक तो आपको स्ट्रक्चर इनम्स मुझे समझाना है, उसके अलावा फिर मुझे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सिखानी है, तो वो हम लोग हमारे फर्दर के फेजेस में कवर कर रहे होंगे। लेकिन फॉर नाउ हमारा फेज 1 टोटली फ्रॉम स्टार्टिंग टू द वेरी एंड कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अभी शांति मत लो भाई साहब, अगले फेज जो हमारा आने वाला है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब जो जान है ना, जो एक्चुअली में सोल है इस कोर्स की, वो चालू होने वाला है हमारा अगले फेज से, जो कि है डेटा स्ट्रक्चर्स। हम लोग सबसे पहले बात कर रहे होंगे एरेस के बारे में, उसके बाद में स्ट्रिंग्स, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, तो बहुत मजा आएगा। जस्ट मेक श्योर कि भाई साहब पॉइंटर्स फंक्शन जो भी हमने अभी तक पढ़ा है वो सब कुछ बेसिक्स था, वो सब कुछ इंप्लीमेंट होगा हमारे आने वाले वीडियोस में, या मैं बोलूं हमारे फर्दर कोर्स में। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छे से कर लेना। कुछ भी डाउट हो गीक फॉर गीक्स पे तुम लोग जा ही सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करी रखी है, हर एक के मैं नोट्स प्रोवाइड कर ही रहा हूं। तो यार गीक फॉर गीक्स पे जाकर के अच्छे से पढ़ो, समझो क्या होता है। नहीं समझ में आ रहा, मेरा वीडियो वापस से देखो, सारी चीजें तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं बॉस अगले वीडियो में यार। तब तक के लिए मैंने लिंक की प्रोफाइल अपनी इंस्टा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है, तुम चाहो तो वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यार कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि यार जैसे कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, जैसे हाउ आई गॉट इनटू IBM एंड अदर थिंग्स। सो यार उन सब पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, है ना। थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सा बिजी हूं, मेरा थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि मुझे ये कोर्स भी बनाना है, उसके साथ में अदर चीजें जो तुम्हारी डिमांड में आ रही है उसे भी डिफाइन करना है। थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, उसके बाद में मैं वो चीजें भी आपके साथ में लाता रहूंगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी जो अदर कॉलेजेस में है या इंडस्ट्री में किसी को ज़रूरत पड़ी है तो प्लीज़, है ना, मुझे थोड़ा सा उससे सपोर्ट हो जाता है। और हम लोग मिल रहे होंगे आपसे अपने अगले वीडियो में यार, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।